हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश और आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं कीर्तिपाल। नाडोल के जो चौहान होते हैं उनमें एक शासक होते हैं आलन देव और ये आलन देव के पुत्र होते हैं और ये 1181 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जालोर के जो चौहान थे, जालोर के जो चौहान वंश की स्थापना वो किसने की? वो कीर्तिपाल ने की। अब इन्होंने क्या किया? कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को परास्त किया था। तत्कालीन शासक रहे हैं सामंत सिंह को परास्त किया था। एक और पॉइंट याद रखना है, साहित्य में कीर्तिपाल को कीतु कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि कौन से शासक को साहित्य में कीतु कहा जाता है, तो वो कीर्तिपाल हो जाएंगे। तो मेन तो हमें ये याद रखना है कि जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? वो कीर्तिपाल ने की। एक लाइन ये याद रख सकते हैं कि मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे सामंत सिंह, उनको इन्होंने परास्त किया था और साहित्य में इन्हें कीतु कहा जाता है। अब कीर्तिपाल के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं समर सिंह सोनग्रा। जालोर का जो दुर्ग है वो उसे सोनगढ़ कहा जाता है, तो इसीलिए हम जालोर के जो चौहान शासक हुए हैं उनको हम सोनग्रा चौहान कहते हैं। तो इन सब के पीछे ऐसे सोनग्रा लग जाएगा, समर सिंह सोनग्रा। उसके बाद समर सिंह सोनग्रा के बाद शासक बनते हैं उदय सिंह सोनग्रा। उसके बाद चाचिंग देव और उनके बाद सामंत सिंह सोनग्रा। ये सामंत सिंह शासक बनते हैं। इनका ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन सामंत सिंह के बाद जो शासक बनते हैं कानड़ देव। जालोर के जो चौहान हैं सबसे महान शासक हुए हैं उनमें कानड़ देव सोनग्रा। और अब हम कानड़ देव के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कानड़ देव सोनग्रा के बारे में। 1305 से 1311 तक इनका शासनकाल रहा है। अब कानड़ देव सोनग्रा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच दुश्मनी कैसे होती है, थोड़ा उस बात को समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को जब गुजरात पर अटैक करना होता है तो बीच में जालोर पड़ता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कानड़ देव से रास्ता मांगता है, लेकिन कानड़ देव सोनग्रा जो हैं वो अलाउद्दीन को ये कहकर मना कर देते हैं कि आप ब्राह्मणों का इतना अपमान करते हैं, इसलिए मैं आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं गुजरात विजय के बाद वापस लौट रही होती हैं तो वहाँ पर कानड़ देव के एक मंत्री होते हैं जैता देवड़ा। ये जो हैं अपनी सेना लेकर जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा जो धन लूटा गया था उसको ये छीन लेते हैं। और वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जो मंदिर में तोड़फोड़ की थी, वो शिवलिंग के जो टुकड़े होते हैं वो कानड़ देव सोनग्रा जो हैं 5 अलग अलग मंदिरों में स्थापित करवा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कानड़ देव सोनग्रा और इनके ये मंत्री जैता देवड़ा ये एक प्रकार से दुश्मनी मोल ले लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और ये जो है फिर आइन उल मुल्क मुल्तानी अपने इस नाम के सेनापति को 1305 ईस्वी में भेजते हैं कानड़ देव सोनग्रा पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा
चालाक होता है और ये क्या करता है, कानड़ देव के साथ एक संधि कर लेता है और ये अपमानजनक संधि होती है जिसमें ये कानड़ देव और वीरम देव दोनों को खिलजी के दरबार में उपस्थित करता है। अब ताजुल मासिर एक ग्रंथ है जो हसन निज़ामी ने लिखा है। उसके अनुसार एक दिन अलाउद्दीन खिलजी जब कानड़ देव सोनग्रा और वीरम देव सोनग्रा भी दरबार में बैठे होते हैं, उस समय ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कहता है कि भारत में ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं बचा जो मेरा प्रतिकार कर सके। अब ये बात सुनकर कानड़ देव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है अलाउद्दीन खिलजी को खुली चुनौती देकर जालोर वापस लौट आते हैं। अब इसके बाद इनके बीच संबंध जो है ख़राब हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो है कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेनाएं भेजता है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो अपना एक सेनापति होता है कमालुद्दीन गुर्ग, उसके नेतृत्व में सेना भेजता है। ये कमालुद्दीन गुर्ग जालोर न जाकर पहले सिवाना दुर्ग पर हमला करता है। ये सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, तो पहले ये सिवाना दुर्ग पर हमला करता है। इस समय सिवाना पर कानड़ देव के भतीजे सातल देव या फिर कहीं कहीं पे इनका नाम शीतल देव भी मिलता है। उस समय सिवाना के दुर्ग पर जो शासन होता है वो सातल देव का होता है और ये कमालुद्दीन गुर्ग जो है वो सातल देव पर हमला करता है। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है भावले नाम का जो व्यक्ति होता है, उसे ये अलाउद्दीन खिलजी लालच दे देता है और ये जो है सिवाना दुर्ग के अंदर एकमात्र पीने के पानी का स्रोत होता है मामादेव तालाब। उसमें ये इस भावले ने गाय का रक्त मिला दिया था। तो भावले नामक व्यक्ति ने मामादेव के तालाब में गोरक्त मिलवा दिया जो कि दुर्ग के अंदर पीने के पानी का एकमात्र स्रोत था। तो अब इसके बाद सातल देव के पास कोई विकल्प नहीं बचता है और वे जो हैं दुर्ग का द्वार खोल देते हैं और इस प्रकार से 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का साका हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का जो आक्रमण होता है उसकी वजह से 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का साका हो जाता है। सातल देव जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, केसरिया करते हैं ये, और इस प्रकार से सिवाना में जो चौहान वंश था उनका अंत हो जाता है। अब 1311 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेनाएं लेकर जालोर पहुंचता है और एक व्यक्ति होता है बीका दहिया, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी को जालोर दुर्ग का कमज़ोर भाग बता देता है। अब ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इस कमज़ोर भाग का पता लगाने के लिए राई का प्रयोग करता है। जब ये कमज़ोर भाग बता देता है तो अलाउद्दीन की सेनाएं उस कमज़ोर भाग से दुर्ग में प्रवेश कर जाती हैं और इस प्रकार से अब कानड़ देव के पास कोई विकल्प नहीं रहता है, तो उसकी सेनाएं केसरिया करती हुई वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके जो सैनिक होते हैं कानड़ देव के नेतृत्व में केसरिया होता है और वीरांगनाएं जो हैं वो जौहर कर लेती हैं और इस प्रकार से 1311 में जालोर का साका होता है। कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी बाद के लेखक हैं पद्मनाथ। उनका कहना है कि कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के बीच प्रेम संबंध थे और अलाउद्दीन खिलजी जो हैं फिरोजा की धाई माँ गुल बहिश्त को सेनाओं के नेतृत्व में सेना देकर भेजता है और फिर ये गुल बहिश्त जो हैं जालोर आकर वीरमदेव की हत्या कर देती हैं और वीरमदेव की लाश को अलाउद्दीन के दरबार में लेकर जाती हैं, जहाँ पर फिरोजा जो हैं वीरमदेव की लाश के साथ आत्महत्या कर देती हैं। ऐसा कहना है पद्मनाथ का। अब जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी करता है और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया जाता है। ये बातें भी हमें याद रखनी है और ये दोनों ही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो इस प्रकार से जालोर के जो चौहान हैं इनके वंश का अंत हो जाता है 1311 में जो जालोर का साका होता है इसके कारण। तो अब हमने एक एक करके चौहानों के बारे में पूरा पढ़ा है
और इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बीएसटीसी के एग्ज़ाम में यही महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे सवाल आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।